हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे। आज हम आपका ही चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजी हमें जितनी समझना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ साथ में आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करने वाले आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। सबसे पहले ये चैप्टर हम क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हैं। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये कैसी दिखती है, जनरल फॉर्म कैसी होती है, वो सब बातें हम कर चुके हैं। ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती है सर, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन क्लास 9th में जब हम पढ़ रहे थे तो केवल हम वहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल केवल एक इक्वेशन हमें दी होती थी। यहां पर हम बात कर रहे होंगे पेयर की। पेयर मतलब क्या, जोड़ा। आपको दो लीनियर इक्वेशन दी होगी, उनको हम उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे, सोल्व कैसे करना है उनको, और ग्राफिकली सोल्व कैसे करना है। ग्राफिकली मतलब क्या होता है, तीनों कंडीशन के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम सबसे पहले समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एनी इक्वेशन which is in the form of ax plus by plus c is equal to 0। ये फॉर्म दिखनी चाहिए भाई, ax plus by plus c is equal to 0। इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी, और ध्यान रहे यहाँ पर जो a b और c है ये तीनों हो गए रियल नंबर, ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे होंगे। और साथ साथ में जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, ना ही b 0 होना चाहिए। a और b 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर a और b 0 हो गए या a 0 हो गया तो ये x वाली टर्म इसमें से गायब हो जाएगी। अगर यहाँ पर b 0 हो गया तो y वाली टर्म गायब हो जाएगी। लेकिन हमें कोई भी टर्म गायब नहीं करनी है, बिकॉज हमें दो वेरिएबल की इक्वेशन बनानी है, इसलिए हमें a और b को 0 नहीं होने देना है। तो कोई भी इक्वेशन होगी जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म की रहेगी, वो हमेशा क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर x और y ये दोनों वेरिएबल है, c यहाँ पर कोई भी रियल नंबर या कोई भी कांस्टेंट है, a और b भी कोई कांस्टेंट है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर x और y क्या रहेगी अपने पास, ये हमारे वेरिएबल रह जाएंगे, वेरिएबल बोला जाएगा। अब एक टर्म आती है सॉल्यूशन बोल के, सॉल्यूशन बोलते हैं या रूट बोलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। कोई भी इक्वेशन है अपने पास, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए सर यही है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लेता हूं मेरे पास अभी यही इक्वेशन है और मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं। अब मेरे पास दो ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें मैं x और y दोनों के प्लेस पे रख देता हूं, और मेरा क्या हो जाता है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। क्योंकि कोई भी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी का साइन आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूं सर 2x इज इक्वल टू y, ये मेरे पास कोई इक्वेशन है, ये मेरे पास क्या है, ये कोई इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू y। तो इसके पास दो साइड्स होती है, इसे हम बोलते हैं LHS, इसे बोला जाता है RHS। LHS और RHS, और x और y की दोनों की मैं अलग अलग कुछ वैल्यू ऐसे डाल दूं ताकि ये दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उन वैल्यूज को कहा जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे x को 1 डाल दूं, y को 2 डाल दूं, 2 1 जा 2 और इधर भी 2 आ गया, तो ये दोनों साइड्स क्या होगी, बराबर हो गई। LHS इज इक्वल टू RHS। तो जिस वैल्यू पर x की, जिस वैल्यू पर ये दोनों साइड बराबर आई है सर, उनको क्या बोलेंगे, उनको साफ बोला जाएगा सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब मैं कहता हूं कि मान लो मैंने x की वैल्यू है वो अल्फा रख दी और y की वैल्यू मान लीजिए बीटा रख दी। ये दो कोई रियल नंबर है, अल्फा और बीटा क्या है, कोई दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, सेम भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी हम क्या मान के चलिए, दोनों x बराबर अल्फा, y बराबर बीटा, दोनों क्या है, अलग अलग रियल नंबर है, और ये इस इक्वेशन के क्या है सर, सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि मान लीजिए सर मैं x की वैल्यू अल्फा रख दूं इधर, ये हो जाएगा सर a अल्फा, y की वैल्यू कितनी रख दे, बीटा रख दे, तो ये हो जाएगा b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0।
मतलब ये जो वैल्यू मैंने उठा के x और y के प्लेस पे रखी है, x और y के प्लेस पर जो वैल्यू रखी है अल्फा और बीटा, ये सर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। मतलब सर ये वाली साइड और ये वाली साइड सर एकदम सर बिल्कुल क्या हो जाएगी सर, इक्वल हो जाएगी। बोलो मेरे भाई, बातें समझ में आई इतनी बातें? ये इसे क्या बोल देगी, इसे हम बोल देंगे सर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा? सॉल्यूशन कहा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बात और समझने की है, जरा ध्यान से समझना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन के सिस्टम से क्या मतलब है? देखो हमने अभी आपको बताया था, यहां पर इक्वेशन जो होगी सर वो पेयर में गिवन होगी। पेयर मतलब क्या? जोड़े में। अलजेब्रा का एक सिंपल सा रूल है, जितने भी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू आपको निकालनी होती है उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन होने चाहिए। मतलब मुझे यहां पर कितने अननोन निकालने हैं सर? एक्स और वाई, दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो दो वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है। अगर मुझे दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो मुझे दो इक्वेशंस गिवन होनी चाहिए, दो इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो ही मैं दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाऊंगा। एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। तो इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि हमें दो इक्वेशन दी होगी, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यूज का एक सेट बनेगा। ठीक है ना? एक्स की कोई वैल्यू है, वाई की कोई वैल्यू, इस तरह से। जैसे यहां पर क्या थी, यहां पर एक वैल्यू अल्फा थी तो वाई की वैल्यू कितनी थी? बीटा थी। तो अल्फा कोमा बीटा इसका क्या बन गया था? सॉल्यूशन का सेट बन गया था। तो यहां पर सिस्टम की अगर बात करें हम, तो a1x पहली इक्वेशन इस तरह की होगी, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन आपको ऐसे दी होगी, और इसके जो साथ वाली इक्वेशन है वो भी साथ में दी होगी इसके, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हम सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं और x और y की हम अलग अलग करके वैल्यूज निकाल सकते हैं, x और y की, इन इक्वेशन को सोल्व करके। क्योंकि मेरे पास अननोन कितने सर? x और y, दो अननोन है और दो इक्वेशन है मालूम मुझे, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं? x और y की अलग अलग वैल्यू करके हम निकाल सकते हैं। ये दो जो इक्वेशन है, मैं आपको और बता देता हूँ जानकारी, आपको पहले बताई गई थी ये बातें, कि सर जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ग्राफिकली a linear equation in two variable represents a straight line। स्ट्रेट लाइन याद रखेंगे भैया, क्या करती है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब सर ये पहले वाली इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइनें हैं, ये इनका बिहेवियर कैसा हो सकता है? दो लाइन आपके पास प्लेन में है, वो कैसा बिहेव कर सकती है सर? वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, वो काट के चली जाएंगी एक पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है। या फिर सर ऐसा हो सकता है कि वे दोनों की दोनों लाइन कैसी हो जाए सर? पैरेलल हो जाए। मान लो ये पहली इक्वेशन की लाइन है, दूसरी इक्वेशन की लाइन है, ये दोनों क्या हो सकती है? प्लेन में पैरेलल भी हो सकती है। या सर ये ऐसा बिहेव कर सकती है, ये एक लाइन है, ये पहली इक्वेशन है, और इसके ऊपर मान लीजिए सर ये दूसरी लाइन है, मतलब दूसरी इक्वेशन की लाइन है, तो ये इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है ना? कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है और इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। लेकिन इन तीनों लाइनों के लिए कंडीशन क्या रहेगी उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सभी इसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम साफ कर देते हैं और आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। देखिए भाई, अब हम क्या, हमें दो इक्वेशन दे दी है, अभी हम इनके बारे में जिक्र कर रहे थे। दो वेरिएबल की दो अलग अलग हमें इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमने तीन बातें आपको बताई थी। पहली बात क्या थी? अगर ये लाइन होगी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है अभी बताते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है? अगर ये दोनों इक्वेशन, भाई एक ये पहले वाली इक्वेशन है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरे वाली इक्वेशन वो भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और वे लाइन आपस में काट जाए, इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है? ध्यान रखेंगे, यहां पर जो x का कोफिशिएंट है a1, यहां पर जो x का कोफिशिएंट है a2, इन दोनों का रेशो वो इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों रेशो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? लाइनें कैसी है?
इंटरसेक्टिंग है। अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग है वो इस तरह की होगी, लाइनें अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो इस तरह से होगी, और जहां पर भी इंटरसेक्ट करे, जिस पॉइंट पर, मान लेता हूं मैं इस अल्फा कोमा बीटा पॉइंट पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कोमा बीटा है, तो ये कहलाएगा सर इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा, जिस पॉइंट पर वे इंटरसेक्ट कर रही होगी। इसलिए एक ही सॉल्यूशन निकला, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का केस भी कहा जाता है। याद रखेंगे ये बात भी, यूनिक सॉल्यूशन का केस भी कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब दो टर्म आते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और एक होता है सर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर किसी इक्वेशन के पास कम से कम एक सॉल्यूशन हो, कम से कम सर क्या हो, एक सॉल्यूशन निकलता हो, वहां पे एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। लेकिन अगर एक भी सॉल्यूशन ना निकलता हो, नो सॉल्यूशन का केस बनता हो, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसे बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। लेकिन सर यहाँ पे तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा कोमा बीटा, एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगी वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करेंगी, सर उन्हें यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और वो इंटरसेक्टिंग के केस में निकलकर ही आता है। पहला केस अपना ये हो जाता है। सेकंड होता है सर पैरेलल लाइन, आपने बताया था पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या बनेगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सर क्या, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। पैरेलल लाइन जो होगी, उनकी जो लाइनें होगी, जो इक्वेशंस होगी, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई 100% कर रही होगी। अगर ऐसा कर रही है तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि देखो पैरेलल लाइन में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता, कोई भी पॉइंट्स इन कॉमन नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, किसी भी कॉमन सॉल्यूशन को मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे ये एक कॉमन पॉइंट दोनों लाइनों का था, अल्फा कोमा बीटा, तो ये सॉल्यूशन था। लेकिन यहाँ पर ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं इसके लिए दो केस बनेंगे। ये जो कंडीशन आई है इसे हम बोल सकते हैं ये नो सॉल्यूशन का केस है, नो सॉल्यूशन का। और हमने कहा था जब नो सॉल्यूशन हो जाता है सर, वो हो जाते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं इसे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल लाइन के केस में क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। सर बिल्कुल समझ में आई सर बात, एकदम बेहतरीन तरीके से बातें समझ में आपको आ रही होगी। थर्ड केस, केस नंबर 3। केस 3 क्या होगा सर, सर हमने इंटरसेक्टिंग पढ़ ली, सर पैरेलल पढ़ ली, अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है सर, वे दोनों लाइन कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस को बेटा डिपेंडेंट लाइन भी कई बार लिख देते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में ध्यान रखोगे। इनको कई बार किताबों में या एग्जामिनेशन के अंदर डिपेंडेंट लाइंस भी कहा जाता है, डिपेंडेंट लाइंस बोल दिया जाता है। तो आप लोग याद रखोगे, कोइंसिडेंट लाइंस कहे या फिर डिपेंडेंट लाइंस कहे, ये दोनों बातें सेम ही होती है। लेकिन सर कंडीशन क्या है, कंडीशन होती है बेटा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और बेटा ये केस होता है किसका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का। वाई सर, अभी बता रहे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस होता है। क्योंकि जो कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी सर इस तरह की। मान लो एक लाइन ये है, ठीक इसी के ऊपर वो दूसरी भी है, संपाती रेखा जिन्हें कहते हैं, एक के ऊपर एक, ठीक है ना, एक के ऊपर एक। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, मान लीजिए ये जो मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर ये मान लो ये लाइन, ये एक पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, देखो ये दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर है, इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब सवाल आता है सर ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। भाई इस पॉइंट पर भी देखो, जल्दी ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। अगर ये हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी तो हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे सर ये दोनों एक ही लाइन, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी, केवल एक ही पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाता, अल्फा बीटा।
लेकिन सर ये दोनों लाइन तो क्या थी, हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट इनका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अभी बता था अगर कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कम से कम एक एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। भाई यहां तो इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब हो जाएगा ये कंसिस्टेंट के अंदर भी आती है, इन्हें हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये बातें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी, ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझनी है। अब हम एक बात और सीख सकते हैं, अभी सीखनी भी हमें, ये जो दो इक्वेशन है, इतनी सारी बातें तो हमने इनके बारे में कर ली सर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, कि इंटरसेक्टिंग हो सकती है, कब इंटरसेक्टिंग होगी, कब पैरेलल होगी, कब कोइंसिडेंट होगी, लेकिन सर क्या हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं क्या एक्स और वाई की, एक्स और वाई के लिए सोल्व भी कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं करना भी सिखाऊंगा आपको, दो मेथड्स अपने पास है, दो मेथड्स कौन से इस्तेमाल करने हमें सर, एक हमें सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे इक्वेशन को सोल्व करा जाता है, एक हमें सीखना है सर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। सर एक तीसरा मेथड भी हुआ करता था, उसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन अभी वो सिलेबस के अंदर डिलीटेड है, तो अभी हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, केवल हमें दो मेथड्स को सीखना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अगर आप इच्छुक है इसको समझने के लिए तो मैं किसी और वीडियो में उसको भी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल हम सर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन इन दोनों मेथड से किन्हीं भी दो इक्वेशंस को एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अभी हम वो सीख रहे होंगे। कृपया करके आप इसे फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन करेंगे इक्वेशंस का। चलिए भाई देखते हैं, अभी आपके सामने ये दो इक्वेशन लिखी है सर, ये पहले इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, इनको सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन से कैसे सोल्व करते हैं देखो जरा ध्यान से, आप लोगों के पास दो इक्वेशन है, बड़ी गौर से समझना, किसी भी एक इक्वेशन से, कोई सी भी एक से आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में उसे पुट कर दीजिए, कोई सी भी एक इक्वेशन से। मैं क्या करता हूं, फ्रॉम फर्स्ट जो सब हमें पहली इक्वेशन दी है उससे मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू निकालता हूं, तो कितना हो जाएगा 2x। सर एक काम करिए y की निकाल लीजिए, y की निकालनी आसान रहेगी, y को ही छोड़ दीजिए, उधर लिखा है 7, इस 2x को उधर लेके जाएंगे तो -2x, इसे मान लीजिए तुरंत ही थर्ड इक्वेशन। आई समझ बात, पहले इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाल ली, वो आई, इसे थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब जो y की वैल्यू आई है ये, इसे आपने कहां से निकाला, पहले इक्वेशन से निकाला, तो आप इसे रख दीजिए कहां पे, फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो सर सेकंड में पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। यहां पर 4x -3 y की जगह पे सब 7 - 2x आएगा, 7 - 2x आएगा बराबर कितना, -1 के। अब ये आ जाएगा 4x - 3 7 जा 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x इज इक्वल टू -1। 4x + 6x से कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 10x। सर ये माइनस का 21 इधर आके, ये सर प्लस का 21 हो जाएगा, प्लस का, तो ये बनेगा 10x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी है सर 2y। अब जो x की वैल्यू आई, अगर मैं इसे यहाँ पे रख दो थर्ड इक्वेशन में, यहाँ पे x की वैल्यू रख दो तो ये कितना आएगा 7 - 2 × 2 मतलब 7 - 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। ये होता है सर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, दूसरी में प्लेस कर दो, x और y दोनों की वैल्यू अपने पास निकल कर आ जाती है। इसे नोट करिए, फिर एलिमिनेशन के बारे में सीखते हैं, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये क्या हो जाएगा सर, ये अपने पास है, दोनों इक्वेशन है अपने पास फर्स्ट और सेकंड, लेकिन इस बार इन्हें सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं हम लगाने वाले हैं सर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानकारी। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करेगा जरा ध्यान दे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिमिनेशन का मतलब होता है यहां पर दो वेरिएबल है x और y, x और y में से किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, गायब करना है, या तो सर x को हटवा दो या सर y को हटवा दो। लेकिन साथ में एक बात भी ध्यान रखनी होती है, x अगर आप x को हटाना चाहते हो तो x के जो कोफिशिएंट है, x के पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सेम होना चाहिए। अगर y को हटाना चाहते हो तो y के कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर पहले से गिवन है, अगर नहीं गिवन होते तो आप मल्टीप्लाई करके सेम करते जिसको भी हटाना चाहते हो।
लेकिन यार सर कोफिशिएंट सेम ही है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट एलिमिनेशन लगा देता हूँ। और देखो सर इन दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, ये प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, 6 प्लस 8 14, तो x का वैल्यू कितना आएगा 14 अपॉन 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू मुझे 7 मिल गई। अब ये जो x की वैल्यू मिली है इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, पुट कर देता हूं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 7 आई तो 7 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये 7 इधर आके माइनस होगा, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 7, इट मीन्स 2y इज इक्वल टू -1, और y की वैल्यू कितनी आएगी -1 अपॉन 2, सॉरी -1 अपॉन 2 आ जाएगी। ये आपका y का फाइनल वैल्यू आ जाएगा। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे सर यहाँ से हमने y को भगा दिया था, x की वैल्यू निकली थी बाद में रख दी तो हमें y की वैल्यू मिल गई। इसे बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक बस इतना ही है इसके अंदर। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको, तो जरा ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं अभी। आपकी स्क्रीन पर ये सवाल है, इसे जरा ध्यान से देखिए। अब ये सवाल क्या बोलता है, देखो, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दिए सर, एक इक्वेशन अपने पास ये है और एक इक्वेशन अपने पास ये दी गई है। हमसे क्या बोला है कि शो करिए, प्रूफ करिए कि इनकी जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि सर जो दो इक्वेशन दिए उसे लिखो एक बार। सर अपने पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17, पहला इक्वेशन ये है अपने पास। दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ये दूसरी इक्वेशन है। हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है x के कोफिशिएंट का रेशो y के कोफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले सब आप निकालते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना आएगा 2 अपॉन 5 आएगा। फिर हमने निकाला b1 अपॉन b2, ये अपने पास कितना आएगा 5 अपॉन 3 आएगा। अब जरा चेक करिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, क्या ये दोनों बराबर है क्या सर? ये 2 अपॉन 5 है, 5 अपॉन 3, ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आई वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो कह सकते हैं कि जो दो इक्वेशन हमें दी गई है इनका जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सवाल आप उड़ा सकते हैं। ऐसे सवालों में आपको क्या पूछ सकते हैं, कई बार यहाँ पर कोई अननोन क्वांटिटी k देके या u देके या t देके आपसे उसकी वैल्यू पूछी जा सकती है। सवाल उस तरह का भी ट्राई कराते हैं आपको, जरा इसे नोट करिए फिर ऐसा करिए। देखिए भाई, ये सवाल दिया गया है, इसमें क्या बोला, ये इक्वेशन आपके पास है और एक इक्वेशन ये आपके पास है, और आपसे कहा, ये सीबीएसई 2019 में आया सवाल है, आपसे कहा कि ये दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो फिर हम क्या करें, हमें k की वैल्यू निकालनी है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे, यूनिक है। अब यूनिक की कंडीशन क्या बताई थी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। रख देते हैं वैल्यू, a1 का वैल्यू कितना, x के साथ जो है k अपॉन a2 का वैल्यू, इधर x का कोफिशिएंट 3 है, इज इक्वल टू b1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है और इधर y का कोफिशिएंट 6 है, 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये बन गया k अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, नॉट इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 के, नॉट इक्वल टू 1 3 जा 3, तो k नॉट इक्वल टू कितना आएगा 3 अपॉन 3, इट मींस k नॉट इक्वल टू 1। k की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती है, अदरवाइज कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन k की जो वैल्यू है वो 1 नहीं होगी। इस तरह के कई सारे सवाल अभी हम ट्राई करने वाले हैं आपके साथ, इसे नोट करिए फटाफट। चलिए भाई, अभी मैं आपको एक आर.एस. अग्रवाल से एक सवाल कराता हूं। ये सवाल बड़ा अच्छा है। फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, एंगल सी और एंगल डी दिया है, लेकिन इनमें वेरिएबल कंटेंट्स है। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की, मतलब हमें एंगल निकालने, चारों एंगल निकालने। एंगल ए जो आपको दिया है, एंगल ए की वैल्यू दी है 2x माइनस 1 डिग्री, 2x माइनस 1। एंगल बी जो हमें दिया है, एंगल बी की वैल्यू दी है y प्लस 5 डिग्री, y प्लस 5। एंगल सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2y प्लस 15 डिग्री।
और एंगल डी की जो वैल्यू हमें गिवन है, एंगल डी की वैल्यू 4x माइनस 7 डिग्री। हमसे पूछा है चारों एंगल निकालिए, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानते हो? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ये मान लीजिए ये साइक्लिक है, ए बी सी डी, ये साइक्लिक है। तो क्या होता है, इसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी कंडीशन का इस्तेमाल करके हम एक्स और वाई की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो याद करिए, ए के सामने कौन है? सी है। ए और सी अपोजिट एंगल है, तो मैं कह सकता हूं ए प्लस सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए की वैल्यू कितनी है? 2x माइनस 1। सी की वैल्यू कितनी है? 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 180। ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y, 15 माइनस 1 हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 180। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 14 तो जाके माइनस करा देते हैं, 180 माइनस 14 कितना बचेगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये बचेगा अपने पास 166 ये अपने पास बचने वाला है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी एक काम और कर देते हैं, यहां से 2 कॉमन कर देते हैं। 2 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 166, और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 88 टाइम्स। तो मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू अपने पास आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास आएगी 88। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आई। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई 88। ऐसा यहां से निकाल सकते हैं, b का और d का सम भी 180 होगा। b प्लस d का सम कितना होगा? ये होगा 180। ठीक है, तो ये 3 आएगा, 3 b कितना है? b कितना है? y प्लस 5। d कितना है? 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 5 माइनस 7 बनेगा -2। तो यहां पर बनेगी इक्वेशन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182। ये सेकेंड इक्वेशन अपने पास आएगी, सेकेंड इक्वेशन। अब आप इस फर्स्ट इक्वेशन को, किधर गई ये फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 83, और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, इधर रखते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 83, और सेकेंड इक्वेशन अपने पास है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 182। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 4x से x गया, -3x बचेगा। इधर आप सब्ट्रैक्ट करिए, इधर कितना बचेगा? 182 से 183 का, तो माइनस का 99 बचने वाला है, -99। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 99, 33 टाइम्स कैंसिल। तो x की वैल्यू मेरे पास 33 आ गई। x की वैल्यू 33 मेरे को मिल गई। आप इस वैल्यू को इधर प्लेस कर सकते हो इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 33 प्लस वाई इज इक्वल टू 83। तो y की वैल्यू फाइनली कितनी आने वाली है? 50 आने वाली है। माइनस हो जाएगा इधर आके, ये कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। x और y मिल गई, एंगल निकालने हैं, इधर वैल्यू रखेंगे x और y की, आपके चारों एंगल निकल के ये आ जाएंगे। नोट करिए फटाफट। देखिए भाई, अब ये इक्वेशन बहुत खास तरह की एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन है। अब ध्यान दें, इसमें क्या स्पेशल है सर? वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आप इसे एलिमिनेशन से करने जाओगे, अगर मान लो मेरे को x सेम करना है, तो इधर 43 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर 37 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप अगर इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सवाल आपका काफी टाइम वेस्ट कर देगा अगर एग्जाम के अंदर आप इसको करने गए। लेकिन इसके लिए एक जानदार जबरदस्त ट्रिक आपको बताई जाएगी, मैं अभी बताता हूं आपको, जरा ध्यान दे। इसमें एक ऑब्जर्वेशन आपको करनी है। ऑब्जर्वेशन क्या है? इधर देखिए, जो x का जो कोफिशिएंट है 37, वो इधर y का, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है वो इधर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में क्या है? x का कोफिशिएंट है। जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज हो तो आप क्या करिए, इन इक्वेशन को सिंपल करने के लिए एक बार इनको ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करेंगे? देखिए, 43 और 37 आप ऐड करोगे, कितना बनेगा? 80x। इनको ऐड करोगे 80y, इनको ऐड करोगे 240। यहां से सर 80 कॉमन कर लीजिए, ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 240। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपके पास नई इक्वेशन मिलके आ गई। इसे हम थर्ड बोल दीजिए, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड मान चुके हैं, इसे थर्ड बोल दीजिए। बड़ी सिंपल इक्वेशन आई। अभी इसके साथ इसके पेयर में एक इक्वेशन और चाहिएगी, तो एक बारी इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं सर? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट
सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पे हमने फर्स्ट और सेकंड को क्या किया था, ऐड किया था, यहां पे सबट्रैक्ट कर दो। 37 से 43 माइनस करोगे तो बचेगा माइनस का 6x, याद रखिएगा माइनस का 6x, ये बचेगा प्लस का 6y, और इधर माइनस करोगे ये कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 6। अब यहां से 6 कॉमन करिए, इनफैक्ट माइनस 6 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा x, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 6। फाइनली क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये डिवाइड में जाएगा तो कितना बन जाएगा -1। ये अपने पास आई इक्वेशन नंबर 4। अब इनको सोल्व करना बड़ा सिंपल है। थर्ड इक्वेशन क्या थी अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये कितना आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। कर दीजिए, एलिमिनेशन लगा दीजिए, ऐड करते हैं तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x और x 2x, 3 से -1 करोगे तो 2 बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, 2 बन जा 2, ये 1 आ गई। आप इस वैल्यू को इधर रख दो या इधर रख दो, इधर थर्ड इक्वेशन में। जब मैं थर्ड इक्वेशन में से रखूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो ये कितना बनेगा, x की वैल्यू आप यहां रखोगे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 3, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3 माइनस 1 मतलब 2, ये y की फाइनल वैल्यू आएगी। ये y की वैल्यू की x की वैल्यू। इस तरह की इक्वेशन को आप हमेशा इस तरह से सोल्व करना, जिसमें कोफिशिएंट इंटरचेंज होंगे, आप इस तरह से उन्हें सोल्व करना, ठीक है भाई। तो भाई इस तरीके से हमने इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको ये बताए, कुछ बेसिक बताया। आप अपनी किताब से खूब ढेर सारे सवाल इसके अप्लाई करिए, लगाइए। जब तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कोई डाउट आए तो पूछ लेना जरूर। थैंक यू सो मच।